हाँ चलो शुरू करें। चलो शुरू करते हैं ना। देखो इसमें मॉड्यूल दिख रहा होगा, ठीक है। वो जो दिए हैं तुमको, एक नोट्स दिए हैं, देखो इसमें है, ठीक है। मिला? उसमें देखो मॉड्यूल है, ठीक है। इस पे जैसे ही पेज चेंज करोगे ना, एक मॉड्यूल दिखेगा इस पर, ठीक है। तो मॉड्यूल यहाँ पर देखोगे तो टोटल 10 मॉड्यूल दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। दिखा है 10 मॉड्यूल। ये जो 10 मॉड्यूल है यही हमारा मेन कोर्स है, ठीक है, जिसको हमको समझना है, ठीक। टोटल 10 क्लास तो बोल रहे हैं, लेकिन 10 क्लास से ज़्यादा भी ये जा सकता है, कल बताया था, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे, अच्छा पहले मॉड्यूल्स को देख लो, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है तुम्हारा पढ़ने की तकनीकें, जो दिख रहा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा वाला रिविज़न करने की तकनीकें, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा वाला एक और दिखेगा यहाँ पर, देखो वो है याद करने वाला, और तीसरा वाला रिविज़न वाला, ये तीन एक जगह पर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में देखोगे तो एक और दिखाई देगा, नोट्स बनाने की विधि, यानी कि 9 नंबर पे दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है नंबर ऊपर नीचे हो, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा करेक्शन वाली कॉपी है, ठीक है। तो ये इस तरह के ये जो तीनों दिख रहे हैं, यही सबसे ज़्यादा काम के हैं। फिर बचे चैप्टर वो क्या हैं, ये हमारी समझ को बढ़ाने वाला चैप्टर है, ठीक है। तो अभी मान के चलो पहला और दूसरा ये 2 मॉड्यूल, ठीक है, ये दोनों हमारी समझ बढ़ाने वाले मॉड्यूल होंगे, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटीज़ आ जाएगी नीचे तरफ से, वो पूरी एक्टिविटी वाली है, यानी उसमें क्या करना पड़ेगा, हाथ से कर करके देखना पड़ेगा कि हमारे पढ़ने में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको कर करके देखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो इस तरह के मॉड्यूल्स को इसको डिज़ाइन किए जानबूझ करके, ठीक। पहले में थ्योरी क्यों बताना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है थ्योरी बताना, इसलिए बहुत ज़रूरी है थ्योरी बताना। तो देखो हमको पहले समझ तो लेना है ना कि अपन करने क्या वाले हैं, ठीक है। उसका थ्योरी फॉर्म समझ तो लेना, उसके बाद ही तो कर पाएंगे, इसलिए पहले थ्योरी फॉर्म में मैंने इसको बताया हुआ, ठीक है। तो पहले थ्योरी फॉर्म, 2 थ्योरी फॉर्म्स हैं, उसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। लेकिन मॉड्यूल शुरू करने से पहले ये जो नोट्स है, इसमें ऊपर देखो हाउ टू स्टडी कोर्स का उद्देश्य लिखा होगा, ठीक है। हाउ टू स्टडी कोर्स का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स इसका लिखा होगा, ठीक, दिखाई दिया। इसी को आज देखेंगे, पूरा देखेंगे। अगर हमारे पास समय बचता है तो थोड़ा सा आगे जाएंगे और दूसरी चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला देखो यहाँ पर से हाउ टू स्टडी कोर्स का उद्देश्य, ठीक है। तो मैं इसको समझाता हूँ कि मेरे साथ ये कैसे हुआ और कैसे इसको शुरू किया मैंने, ठीक है। तो हाउ टू स्टडी कोर्स का जो उद्देश्य है वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर पढ़ने की तकनीकें जो है वो हम नहीं जानते, वहाँ से, ठीक। अभी क्या हमारी गलती है कि हम पढ़ने का तकनीक नहीं जानते, ये हमारी गलती है क्या? हमारी गलती ये नहीं है, ये किसकी गलती है? भारत सरकार की गलती है, ठीक है। यानी कि बोर्ड्स की गलती है, सीजी बोर्ड है, एनसीईआरटी बोर्ड है, इन सब की गलती है, ये स्पष्ट तौर पर ये गलती है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, उस गलती को दूर करने के लिए कुछ किया जा सकता था क्या? बिल्कुल भी किया जा सकता था। यानी कि 2 बार क्या किया इन लोगों ने, एनसीएफ लाया, 2009 में भी एनसीएफ लाया था, 13 में भी एनसीएफ लाया है, उसके बाद नई शिक्षा नीति ले आया 2020 वाली, लेकिन किसी में ये बात शामिल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई रिसर्च हुआ है क्या? सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मेरे को पता करना था कि ऐसा कोई रिसर्च हुआ है क्या, कि जिस रिसर्च में ये बात बताई गई हो कि भारतीय छात्र पढ़ने में कितने प्रतिशत भारतीय छात्र जो पढ़ने का तरीका जानते हैं। मुझको लगा थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, ठीक बात। ये 35 तरीके पढ़ने के, रिविज़न के तरीके, नोट्स के तरीके वो जानते होंगे, लेकिन पता चला कि ये जानते ही नहीं है। जिसमें से डेटा निकालने पर नीचे तरफ चेक करोगे तो 60 से 80% इसका डेटा आता है। यानी कि भारत में 60 to 80% जो लोग हैं वो उनको ये नहीं आता, ये बात हमको समझ में। अब जो 60 to 80% नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या 20% लोग हैं जिनको समझ में आता है? अब वो भी सर्च किया मैंने कि 20% लोग कौन है जिनको ये आता है, तो पता चला कि वो बच्चे भारत के जो भारत से बाहर रहते हैं और बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उन्हीं की संख्या 20% है। इसका मतलब अगर भारतीय छात्रों को देखोगे तो इनको पढ़ना नहीं आता, उसकी परसेंटेज क्या हो गया? 100% हो गया। सारी बात समझ में। इस तरीके से ये बात मुझे पता चली और बहुत खला कि यार 100% है, लेकिन डेटा के अनुसार 80% है, कम से कम बेइज्जती हमारी नहीं हो रही, लेकिन 80% तो है ही, ये बात तो है, ठीक बात।
अब यहाँ पर हुआ क्या, ये चीज़ें पता चलने के बाद कुछ रिपोर्ट्स को खंगाला गया, ठीक है। इनमें रिपोर्ट्स दिखाई दे रही है ना। तो पहला वाला जो रिपोर्ट है वो है एनसीईआरटी का, देख रहे हो लिखा हुआ है। एनसीईआरटी एक संस्था है, जानते हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने इस रिसर्च को निकाला, ठीक है। और निकालते हुए उसने क्या किया, एएसआर एक रिपोर्ट वो जारी करता है, उसको बोलते हैं एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, मिला नाम। तो एएसईआर जो रिपोर्ट है, एएसईआर, इसमें क्या बात निकल करके आई है, ठीक, क्या क्या बात निकली। पहला देखो, एएसईआर सेंटर द्वारा हर साल जारी की जाने वाली रिपोर्ट में इस पर सामने आता है कि कई बच्चे उम्र के अनुसार पढ़ने और समझने की मूल क्षमता में कमज़ोर दिखाई दिया। दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, दिखा, पढ़ना और दूसरा कौन सा, समझना, ठीक। क्या दोनों बातें सेम कह रहे हैं हम लोग, पढ़ना और समझना, क्या ये दोनों बातें सेम हैं? नहीं, क्या अंतर आएगा इसमें? पढ़ना पर तो पूरा का एक मॉड्यूल ही है, लेकिन अभी बेसिक लेवल पर लेकर के चलेंगे। पढ़ना का मतलब मैंने कल क्या बताया था, याद करो अगर याद हो तो। ठीक है, देखो समझाता हूँ मैं। पढ़ने का मतलब हम लोग क्या निकालते हैं, एक तो क्या होता है, जैसे मैं इसको लिखा हुआ उसको उठा करके पढ़ना शुरू कर दूँ, एक तरीका ये है। दूसरा मैं पढ़ूंगा कैसे, कि मैं किसी चीज़ को देखूंगा, यानी लिखा हुआ उसी को देख रहा हूँ, उसी को पढ़ना मान लूँ। और ज़्यादा है तो क्या, रिकॉर्डिंग वगैरह तो उसको सुन सकता हूँ, देखते हुए सुन सकता हूँ, यही तरीका हो सकता है। और ज़्यादा अच्छा हो तो एक आध थोड़ा सा लिख लिए जो पढ़ा हुआ है उसको, यही तो तरीका माना जाएगा पढ़ने का। लेकिन ध्यान में रखना, एक शब्द से मैं तुमको पढ़ना वाला बात क्लियर कर दे रहा हूँ। पढ़ने में क्या चीज़ की भूमिका होती है, पढ़ने की किसकी भूमिका होती है, मस्तिष्क, ठीक। अब मस्तिष्क या माइंड हमारा जो है, जहाँ पर भी इन्वॉल्व होगा वो सारी गतिविधि क्या है, पढ़ना। यानी हमारा मस्तिष्क जिन गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहा है वो सारी गतिविधियाँ क्या है, पढ़ना है। अब कहोगे फिर समझना और पढ़ना में तो फिर अंतर नहीं पता चलेगा, मस्तिष्क में समझने वाली बात होगी, नहीं ऐसा नहीं। तो यहाँ पर से मस्तिष्क पढ़ना में कैसे इन्वॉल्व होगा, तो किससे इन्वॉल्व होगा, हम दर्शन में पढ़ते थे, क्या कहते हैं इनको, इसको हम क्या कहते हैं, इंद्रियां, ठीक बात है, इंद्रियां कहते हैं। अब इंद्रियों में क्या क्या आ जाता है भाई, सबसे पहला आता है आँख। इसका मतलब आँख से जो भी देख रहे हो वो पढ़ रहे हो, कान से जो भी सुन रहे हो वो पढ़ रहे हो, नाक से किसी तरह का गंध आ रहा है तो वो भी एक तरह का पढ़ना हो गया, जीवा से कोई स्वाद आ रही है इसका मतलब वो भी पढ़ना हो गया, और उसके बाद त्वचा यानी हम कुछ महसूस कर पा रहे हैं वो भी हमारा पढ़ना हो गया। इसका मतलब ये है कि जो 5 इंद्रियां हैं वो क्या लेकर के आती हैं हमारे पास में, मस्तिष्क के अंदर क्या लेकर के आती हैं, वो लेकर के आती हैं विषय को, और ज़्यादा अच्छा शब्दों में कहोगे तो किसको लेकर के आती हैं, वो लेकर के आती हैं विचारों को। अब मस्तिष्क विषय और विचार को लेकर के आ रहा है मस्तिष्क में, ठीक है, कौन लेकर के आ रहे हैं, इंद्रियां। तो अब मस्तिष्क क्या इसको वैसी की वैसी ग्रहण करेगा, कैसे ग्रहण करता है, कैसे ग्रहण करेगा, इसको वैसी की वैसी ग्रहण कर लेगा। क्या करेगा इसके साथ में, इन विचारों के साथ क्या करेगा, इसको छोटे बच्चों के लेवल पर देखो, मान लो कोई 4वीं 5वीं लेवल का बच्चा है, उनको जैसा बताओगे है ना कि गाय दूध देती है, एक उदाहरण है, गाय दूध देती है। अब ये वो क्या कहेगा, बचपन से पढ़ते हैं गाय दूध देती है, लेकिन क्या सच में गाय हाथ में दूध दे रही है, गाय का तो दूध निकालना पड़ता है, लेकिन पढ़ते आ रहे हैं गाय दूध देती है, वही आज तक के बना हुआ है, पढ़ते हैं। बात समझ, मतलब उनको सोचने के लिए विवश नहीं किया जा रहा, क्या जो वर्णन है वही वर्णन उनको सिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर मस्तिष्क क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इस विषय को उसको बार बार दोहरा करके इसमें लंबे समय तक बनाए रखने की कोशिश करेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं याद करना। फिर कहोगे समझना, फिर कहाँ शुरू होगा, फिर यहाँ पर समझना ये शुरू होगा कि जो थोड़ी बहुत याद है और याद नहीं भी है उन विषयों को क्या करेगा, जब मस्तिष्क क्या करना शुरू करता है, इसका शुरू करता है विश्लेषण, एनालिसिस करना शुरू करता है। और जैसे एनालिसिस करना शुरू करता है तब क्या पैदा होती है, इसमें समझ पैदा होती है। इसका मतलब है 3 प्रक्रिया होती है, एक तो इंद्रियों के थ्रू हम पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद विषय या विचार मस्तिष्क में आते हैं। अगर विचार याद रहते हो, याद रहने की प्रक्रिया है, ठीक है, और अगर इसका विश्लेषण कर दिया जाए तब निर्मित होता है समझ, ठीक। अब यहाँ पर से देखो, ये जो विश्लेषण है ये महत्वपूर्ण बात है। विश्लेषण का मतलब क्या है भाई,
क्या मतलब हुआ विश्लेषण का? क्या करेगा विचार को, है ना? विचार क्या था हमारा? गाय दूध देती है, यही था एक विचार। अब इसका विश्लेषण करेगा तो क्या करेगा? विश्लेषण में क्या कर देंगे कि हमको चीजें याद रहेंगी? पुरानी चीजें उसको याद हो और वो अपने डेली लाइफ से रिलेट करके किसी चीज को देखेगा तब उसको फिर वो चीजें विश्लेषण में आएगी। ठीक बात, थोड़ा समझ रहे। और हम कैसे समझते हैं? हमको कैसे पता चलता है किसी चीज को हमने समझ लिया? ये कैसे पता चलेगा कि हमने इसको समझा है? हाँ 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 हम्म 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 ठीक बात है। लेकिन इमेज तो देखो, यहाँ पर इमेज किसकी बनेगी? गाय की बनेगी, दूध की बनेगी, क्या इसकी इमेज बनेगी? देना का इमेज बनेगा? नहीं। तो फिर ये क्या है? क्या है ये? देखो समझ में क्या होता है, पुराने इमेजेस होते हैं जिनका क्या प्रयोग किया गया है? शब्दों के रूप में उपयोग किया गया है। तो शब्दों के रूप में हमने गाय लिया और दूसरा शब्द लिया दूध, ठीक बात है। लेकिन जो देना वाली क्रिया है वो तो अपने को नहीं पता ना, उसको तो देखते हुए नहीं देखा हम लोगों ने। लेकिन बातचीत में पहले से हमारे दिमाग में सेट है कि देने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हमको ये समझ में आया, पूर्व संस्कार हमारे पास हैं, उस आधार पर हमने समझ लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम एक इमेज बनाएंगे। मान लो दोनों को मिलाकर एक इमेज हमने बना लिया। अब देना की क्रिया को भी जो भी हमारी समझ है वो बन गया, ठीक है। अंग्रेजी होता तो इसमें गिविंग लिखा होता, उसमें एक इमेज बन जाती। तो पूरा का पूरा ये क्या है? याद करने का प्रक्रिया ही है। तो फिर समझ कहाँ से निर्मित होगा? अब क्या करेगा मस्तिष्क, यहाँ पर क्या करेगा, ठीक है। तो मस्तिष्क क्या करेगा यहाँ पर से? सबसे पहले किसको देखेगा? सबसे पहले किसको देता है वो देखेगा परिस्थिति। किस सिचुएशन में ये बात कही गई है कि गाय दूध देती है? गाय के सामने कहा गया है कि क्लास में कहा गया है कि गाय को छूते हुए कहा गया है कि गाय की कल्पना करने के लिए कहा गया है? तो मस्तिष्क किसको जोड़ लेगा? परिस्थिति को जोड़ लेगा। हरी बात समझ में, ठीक। दूसरा किसको जोड़ लेगा? इसके बाद समझना वाला प्रक्रिया में दूसरा किसको जोड़ लेगा? वो जोड़ लेगा संदर्भ को। संदर्भ का मतलब है ऐसी चीजें के सामने में गाय थी कि पीछे में गाय थी कि किसी इशारे से कही गई थी बात को, तो वहां पर क्या करेगा? संदर्भ जोड़ लेगा, ठीक। इसके बाद क्या करेगा? इसमें जोड़ता है काल को। काल क्या होता है? देती है मतलब क्या? वर्तमान में कहा गया है, एक बात है। अतीत की बात भी हो सकती है, भविष्य की बात हो सकती है, तो किसको कहेगा? काल को जोड़ लेगा, ठीक। इसके बाद क्या जोड़ेगा? इसमें रंगों को वो जोड़ता है। इसमें कौन सा रंग की बात कही गई है उसको उठा करके जोड़ लेगा। तो ये बातें जब ये जोड़ता है तब इसके साथ वो क्या निर्मित कर चुका है? वो समझ निर्मित कर चुका है, ठीक। मैं कहता हूँ एक शब्द है प्योंग, ठीक है। अब ये शब्द मैंने कहा प्योंग, प्योंग का क्या मतलब होता है? प्योंग शब्द का क्या मतलब होगा? जानते हो क्या मतलब है? ये चाइनीज भाषा का शब्द है, और चाइनीज भाषा में प्योंग का मतलब क्या होता है? गाय होता है। अब समझ में आ गया होगा, कह रहे गाय का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे पास थी, उनको जोड़ लिया गया। गाय कहने पर क्या जुड़ गया? परिस्थिति क्या है? यहाँ पर क्लास है। संदर्भ क्या है? यहाँ पर सर है जो बता रहे हैं इसके बारे में। ये क्या है? वर्तमान है। और गाय तुम्हारे मन में जो भी होगी वो गाय आ जाएगी। लेकिन मैं अगर इसका मैं है ना, इसका नाम भी, अगर इसका कलर भी लिख देता हूँ तो इसको लिख देता हूँ मान लो सफ़ेद, तो सफ़ेद रंग की कहा आ जाएगी? गाय आ जाएगी दिमाग में। अब ये क्या है? हमारी समझ निर्मित हो गई, ठीक। अब समझ दो तरीके से होती है समझना। समझ एक जो होगी उसको हम क्या कहते हैं? पहला नंबर पर एक होता है वर्णन वाले समझ, और दूसरे क्या होते हैं? अवर्णन वाले समझ, ठीक है। पहला वर्णन वाला समझ को देखते हैं। वर्णन वाली समझ तो एकदम क्लियर हुआ होगा। ये सर ने कहा, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पर सर ने क्लास में कहा कि गाय दूध देती है, ठीक बात है। सर ने कौन सा संदर्भ इस्तेमाल किया? कौन सी परिस्थिति इस्तेमाल किया? क्लास की परिस्थिति इस्तेमाल की। और संदर्भ खुद कौन हो गए? सर हो गए। इसके बाद काल क्या हो गया? वर्तमान की बात करी। और रंग, अब ये हमारे अंदर जुड़ गया। कौन सा है ये? कौन सा समझ हो गया?
वर्णन वाले समझ। ठीक, अब यहाँ पर जो अवर्णन वाले समझ होंगे, अब ये क्या होगा, अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, गाय की बात क्यों कर रहे हैं, मुझे गाय की बात क्यों करना पड़ा, क्योंकि मैं क्या समझा रहा हूँ। तो फिर पीछे जाओ, हम क्या चीज़ पर चर्चा कर रहे थे शुरू में, उद्देश्य। यानी कहने का मतलब है कि जिसका मैं वर्णन नहीं भी कर रहा, उसके पहले की बातों को आपने क्या कर लिया, जोड़ लिया, तब अब क्या पैदा हो गई, वो अवर्णनीय समझ। ये समझ में आया क्या, थोड़ा सा और जाऊँ इस पर। देखो पहले क्या हुआ, पहले हमने क्या किया, पहले मैंने बताया उद्देश्य, और उद्देश्य बताते उसको समझाता चला, और समझाते के क्रम में क्या हुआ, समझ पर बात आ गई। अब इस समझ को मुझे समझाना है, लेकिन मैं बातें किसकी कर रहा हूँ, पढ़ना की बात कर रहा हूँ, समझना की बात कर रहा हूँ, इतनी बातें कर रहा हूँ। लेकिन इस बीच में क्या इसमें गया, नहीं गया ना। लेकिन पहले से अंडरस्टूड है कि नहीं कि हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं, पढ़ने के उद्देश्य की। तो एक अवर्णनीय समझ भी हमारे अंदर निर्मित हो गया, क्योंकि पुरानी बात तो वहाँ पर थी जो पहले की गई थी, और उसके साथ इसको जोड़ा गया है। इसको याद करो, अगर दर्शन में तो कहते हैं कारण कार्य संबंध, कारण है और दूसरा कार्य है। तो कारण पहले हमने डिस्कस कर लिया, उसी आधार पर ये कार्य आ गया है। आई बात। तो अब यहाँ पर समझ में और आते हैं, अवर्णनीय समझ को और देखते हैं। अवर्णनीय समझ का मतलब होता है कि जो बात कही भी नहीं गई फिर भी क्या कर ली गई, समझ ली गई, जिसको बोलते हैं बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन्स, जैसे ठीक है, मेहमान आते हैं तो मेरी क्या तरीका होता है, क्योंकि तो बहुत देर तक बैठते हैं। अभी तुम आए थे तो आए थे 2 लोग मेहमान, ठीक है, तो आते हैं बैठते हैं तो क्या करता हूँ मैं, किसको देखता हूँ, घड़ी को। जैसे मेरी तरफ देखते हैं मैं किधर देखता हूँ, घड़ी को, कि भाई मेरे पास नहीं है समय। अब मैं उनको नहीं कह रहा हूँ कि जाओ, लेकिन मेरा बोलने का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास समय नहीं है। अब समझने वाले को समझ में आ जाता है, नहीं समझने वाले को समझ में नहीं आता। अब ये मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द लाइन्स। अगर पकड़ लिया तो वो समझ गया। सारी बात समझ में। तो समझ क्या है, गहरे तौर पर ध्यान से देखो, जो बात वर्णन की जा रही है वही सच है ऐसा नहीं, उसके पीछे भी कोई सच है, ये बात समझ में आने लग जाती है। दूसरी बात, उस वस्तु के वर्णन करने के टाइम पे अच्छाइयाँ भी दिखेंगी, उसमें बुराइयाँ भी दिखेंगी, गुण भी दिखेगा, दोष भी दिखेगा, लेकिन जैसे हम होंगे वैसी हमारी समझ भी निर्मित होगी। सारी बात समझ में। यानी कि अगर मैं पॉजिटिव सोचने वाला आदमी हूँ तो हर चीज़ में पॉजिटिव देख लूँगा, अगर मैं निगेटिव सोचने वाला आदमी हूँ तो हर चीज़ में निगेटिव देख लूँगा, और अगर बहुत ही ज़्यादा समझदार हूँ तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों देखूँगा और वर्णन करूँगा या निर्णय पर आऊँगा। सारी बात समझ में। तो यहाँ पर अर्थ क्या हुआ, समझने का अर्थ हुआ वर्णन वाली वस्तुओं को समझना, और वर्णन के पीछे अवर्णनीय बात को समझना, कही गई है उसको समझना, और कहने के पीछे क्या है उसको समझ लेना, यानी उसके पीछे क्या उद्देश्य है उसको समझ लेना। ये क्या होता है, इसका नाम है समझ, अंडरस्टैंडिंग। आइए अभी समझ में, ठीक है। अभी तो ये शुरुआत है, ठीक है, इतना भी अगर आया होगा तो बहुत है। तो समझने का अर्थ हो गया गहरे तौर पर मस्तिष्क जहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए, और इन्वॉल्व हो करके वो क्या करे, जो कही गई बात है उसको तो जाने ही जाने, ना कही गई बात है बिटवीन द लाइन्स है, उन बातों को भी वो समझ ले। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई। तो ये है यहाँ पर से। तो यहाँ पर क्या कहा, एनसीईआरटी ने क्या कहा, पहले ही लाइन दूसरा लाइन में कहा, कई बच्चे उम्र के अनुसार पढ़ने और समझने की मूल क्षमता में कमज़ोर हैं। ठीक बात है, यानी वो वर्णन वाली वस्तु को तो थोड़ा समझ लेते हैं, लेकिन वर्णन के पीछे क्या कहा गया वो उनको समझ में नहीं आता। ठीक, आगे आते हैं। ग्रामीण भारत के 5वीं कक्षा के 50% से अधिक छात्र दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकते। अब ये तो हमारे लेवल का नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति है भारत में, ये दिखा रहा है। यह संकेत करता है कि बुनियादी पढ़ने की तकनीक और समझने की क्षमता में कमी है। दिखाई दिया। तो स्पष्ट तौर पर कह रहा है पढ़ने की तकनीक, है ना, पढ़ने की तकनीक पर जो है वो कमी है। अब थोड़ा समझे कि तकनीक का मतलब क्या होता है। तकनीक का मतलब क्या होता है, तरीका आ जाएगा, विधि आ जाएगा। जैसे कि विधि कौन सी होगी, अच्छा इसको छोड़ो, ऐसे पढ़ने वाले को छोड़ो, उस फिर भी तकनीक किसको कहेंगे हम। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक है, मुझे इसको रिकॉर्ड करना है और माइक लगा लिया मैंने, एक यहाँ पर लैपटॉप अपना हो गया मोबाइल। अब ये जो है वो क्या उपकरण है,
उस उपकरण का नाम क्या है? वो साधन हो गया। ठीक बात है, मीन्स है, साधन हो गया। लेकिन इससे जो काम हो रहा है उसका नाम क्या है? तकनीक। ये रिकॉर्डिंग तकनीक हो गई। अब रिकॉर्डिंग को क्या कहेंगे? एक तरह की तकनीक है। तो उसी तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं? कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? पढ़ने टाइम पे रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक बात। तो रिकॉर्डिंग की जो प्रक्रिया होगी, समझ की प्रक्रिया होगी, पढ़ने की प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? ये तकनीक है। ठीक। अब तकनीक कौन इस्तेमाल करेगा? जिसको तकनीक पता होगा। नहीं होगा वो क्या करेगा? जो पाएगा वो करना शुरू कर देगा। जिम में जाते हो, जिम में क्या होता है देखो, तो जिम में बिना तकनीक के अगर किसी चीज़ को करो तो हर चीज़ को उठा लोगे और कर लोगे। लेकिन किसी एक मान लो डम्बल आता है, डम्बल उठाए, और डम्बल क्या होता है? यहाँ पर बाइसेप के लिए होता है वो। अब यहाँ पर अगर बॉल नहीं पड़ेगा तो क्या करो? ऐसे 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 जैसा भी करोगे बहुत देर तक घुमा लोगे इसको। लेकिन केवल ऐसे ऐसे ही करते रहोगे तो क्या होगा? 10-12 बार करने के बाद हाथ दर्द दे देगा या ये वाला मसल दर्द कर जाएगा। तो अगर सही तकनीक सीखोगे तो क्या होगा? पुराना वाला तकनीक छूटेगा और नई तकनीक आने के टाइम थोड़ा दर्द होगा, सीखने में दर्द लगेगा। सारी बात समझ में? तो जो सही तरीके से पढ़ना है या समझना है उसी को हम क्या कहेंगे? उसकी तकनीक कहेंगे। यानी कि पढ़ने की वो प्रक्रिया जिसमें ठीक से पढ़ाई हो जाए, ठीक से याद रह जाए, ठीक से रिविजन करते बने, ठीक से नोट्स बनाने बने, उस तकनीक को हम क्या कहेंगे? तकनीक। ठीक बात है। अब इसकी अलग अलग तकनीकें होंगी, सबके अलग अलग नाम होंगे, जो विषय के अनुसार अलग होंगे। ठीक बात है। दूसरा, हमारे अनुसार भी अलग होंगे, यानी व्यक्ति टू व्यक्ति वो डिपेंड करता है। किसी को क्या होता है? समझ के पढ़ने में, याद करने में मज़ा आता है, किसी को याद करने के बाद समझना अच्छा लगता है। दोनों तरह की बात अलग है, तो वो देखेंगे उस चीज़ को। ठीक है। यहाँ पर समझ में आया चीज़ें, तकनीक। ये बात कौन दोहरा रहा है? एनसीईआरटी बार बार दोहरा रहा है ये। ठीक है। आगे आते हैं इसके बाद फिर लर्निंग आउटकम आधारित रिसर्च। ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक संस्था है यूनेस्को। यूनेस्को की एक एजेंसी है जिसका नाम क्या है? OECD। ठीक है। यूनेस्को की एक संस्था है, इसका नाम है OECD। तो OECD ने क्या कहा? OECD का पूरा नाम था इसमें, कहाँ रख दिए हैं इसको? कहाँ चली गई? तो उठा लिया लग रहा है इसको। ठीक है। तो OECD है ना, अभी याद नहीं आ रही मुझे इसका नाम। तो इसमें यूनेस्को की एक संस्था है OECD, जिन्होंने लर्निंग आउटकम्स के आधार पर रिपोर्ट निकाली। लर्निंग आउटकम्स क्या होता है? लर्निंग आउटकम का मतलब होता है कि बच्चा कोई चीज़ करता है तो उस चीज़ को वो कितना सीख पाया। ठीक है। इसको लेकर के बात उसने करी, तो रिपोर्ट में क्या कहा गया? तो यूनेस्को की रिपोर्ट में बात सामने आई है कि भारत में सीखने की गुणवत्ता में गिरावट का एक बड़ा कारण रोट लर्निंग यानी रट्टा आधारित शिक्षा है। ठीक बात है। केवल रट लिया और रटने के बाद क्या करेगा? जितना उसको याद है वही बातें क्या करेगा? जाकर के लिख करके आ जाएगा। ठीक। ये फेंकना बोलते हैं, समझ रहे हो? फेंकना क्या होता है कि भाई जो याद है उतना लिख लिया, उसके बाद नहीं याद आ रहा है तो अपने मन से कुछ भी लिखते चले गए। लेकिन अगर समझे रहोगे तो क्या होगा? वो जो फेंकना कह रहे हो वो क्या हो जाएगा? एकदम तर्कपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि सही तरीके से आपने समझ लिया। तो अब उसको क्या करोगे? एक लाइन की भी बात हो तो उसको 10 लाइन बना डालोगे। लेकिन होता क्या? हमको याद है तो हम क्या करते हैं? जितना याद है वही उठा करके लिखेंगे। लेकिन कई लोगों को एक धोखा भी होता है कि यार मैं तो बिना पढ़े, बिना याद करे भी लिख सकता हूँ, तो लिखना शुरू करते हैं और गलत तरीके से लिखते हैं और घटिया क्वालिटी में भी लिखते हैं। ये देखा होगा। ठीक। तो यह कहने का मतलब यही हो गया कि लर्निंग जो है वो लर्निंग अलग होती है और रट्टा अलग होता है। यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है, सीखना, किसी ने सीख लिया, ये कहते हैं, वो बिल्कुल अलग बात है, और रटना बिल्कुल अलग बात है। रटने बाद एक टाइम बाद क्या होगा? वो भूल जाएगा। एक टाइम बाद पक्का है कि वो भूल जाएगा। ठीक। थोड़ा सा इसको समझना, रटना और इसमें अंतर क्या है। ठीक है। तो एक कहानी है, शायद अगर बताया हो तो बताई होगा, लेकिन फिर भी एक सुनते हैं इस कहानी को। ठीक है। कहते हैं गाँव में एक पंडित था। पंडित पुरोहित जानते हो, वो क्या करते हैं? मंत्र पढ़ते हैं, और मंत्र पढ़ करके क्या करते हैं? अपना वो बिजनेस चलाते हैं एक तरीके से। ठीक है। तो अब वो पुरोहिताई करता था और रटना उसको याद ही था, मतलब मंत्र याद हुआ करते थे, उससे उसका ज़िंदगी चलता था। उसके पास कहते हैं एक तोता भी हुआ करता था। अब वो जो तोता, उसको भी मंत्र याद होते, जैसे तोता, जैसे पुरोहित को याद है वैसे ही मंत्र किसको याद है? वैसे तोता को भी याद है। ठीक है। अब करता क्या था?
अपना काम धाम अपना करता था, अपना जिया जिंदगी चला रहा था। लेकिन इस बीच क्या हुआ, इस बीच उसी गांव में एक साधु महात्मा आ गए, ठीक। और साधु महात्मा जब आए तो पता चला कि यार बहुत बड़े महात्मा है, पहुँचे हुए महात्मा है, तो मिलने जाते हैं। तो सब लोग उनसे मिलने गए। तो पुरोहित ने तोते को बात कहा कि भाई मैं भी क्या करने वाला हूँ, मिलने जाने वाला हूँ वो जो साधु आए उनसे। तो तोते ने कहा कि यार एक काम करना, मेरा एक प्रश्न पूछ लेना, भाई जा रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। तो पुरोहित ने कहा कि ठीक है पूछ लेंगे। तो तोते ने कहा कि मेरा प्रश्न ये है कि उनसे पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। उसने कहा कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो उसने कहा कि ठीक पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गया साधु महात्मा के पास, उसने कहा कि मेरे पास एक तोता है जो पिंजरे में रहता है और उसने एक प्रश्न पूछा हुआ है आपसे। तो कहते हैं कि वो नदी के किनारे बैठे हुए थे एक पुल के पास में, और नदी में काफ़ी उफान आया था। तो जैसे उसने प्रश्न सुना, यानी साधु महात्मा ने प्रश्न सुना, और ऐसे ही क्या हुए, वो नदी में गिर गए। और गिरने के बाद कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। तोते ने क्या प्रश्न पूछा याद है? मेरी मुक्ति कब होगी, तोता ने यही पूछा था। और साधु नीचे गिर गए। अब जैसे ही पुरोहित वापस आया तो उसने तोते को कह सुनाया कि भाई ये से ऐसा ऐसा हुआ, तुम्हारा प्रश्न पूछे, साधु महात्मा गिर गए, और उसके बाद वो कहाँ गए, अंतर्ज्ञान हुए, किसी को कुछ पता नहीं चला उनका, ठीक। कहते हैं कि तोता भी उसी में गिर गया, यानी कि पिंजरे पे गिर गया। पुरोहित को हैरानी हुआ कि इसको क्या हुआ। तो उसने क्या किया, पुरोहित ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला, और जैसे ही बाहर निकाला तोता उड़ करके पेड़ पर बैठ गया। आप कहानी सेंस पकड़ पाए? नहीं पकड़ पाए? अरे भाई साधु गिर गया कहाँ पर, नदी में, और नदी में गिर करके उसने एक संकेत दे दिया कि भाई तुम भी ऐसे ही करना, तुम भी पिंजरे में गिर जाओगे तो क्या होगा। पुरोहित तुम मूर्ख है, वो क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा तुम। इसका मतलब है कि शास्त्रों के जो मंत्र है उनका ज्ञान समझने वाला काम तोते ने किया था कि पुरोहित ने किया था? तोते ने किया था। इसलिए साधु का क्या किया, केवल इशारा दिया और उसने उसको समझ लिया। लेकिन पुरोहित ये बात नहीं समझ पाया। पुरोहित क्या है, अज्ञानी है। तोता क्या है, ज्ञानी है। और साधु क्या है, महाज्ञानी है। आया समझ में बात? ये तो यही बात यहाँ पर भी लागू होती है पढ़ना और समझना में, ठीक है। एक होता है पढ़ना कि रट मारे, और दूसरा क्या होता है याद करना, समझना, जिसका मतलब है उसके बात, मूल गहरी बात कही क्या गई है, उसके बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। अब मुक्ति के बारे में बहुत कुछ बोल सकता था कि नहीं तोता? बहुत कुछ बोल सकता था, क्योंकि वो क्या हो गया, संकेत समझ गया मुक्ति का क्या अर्थ होता है। लेकिन पुरोहित नहीं बोल पाएगा, क्योंकि क्या करेगा पुरोहित, और जो याद है उसी को उठा करके वो बोलना शुरू करेगा। हो सकता है उस मंत्रों के गहरे अर्थ भी ना जानता हो, लेकिन वो बोलना शुरू करेगा। है बात समझ में? तो जो रट्टा आधारित जो पद्धति है, यही क्या है, हमारी शिक्षा की गुणवत्ता गिरने का कारण है। एनसीईआरटी नहीं, यूनेस्को कह रहा है, OECD कह रहा है। OECD के पीसा एक टेस्ट होता है, पीसा, ठीक है। पीसा टेस्ट जिसमें भारत अब फिर से भाग ले रहा है, में यह देखा गया कि भारत में बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन में पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो पीसा क्या होता है, एक टेस्ट होता है, ठीक है। तो उस टेस्ट में क्या होता है, पीसा टेस्ट में जो बच्चे बैठाए जाते हैं टेस्ट लेने के लिए, उनको रियल लाइफ एप्लीकेशन बताने के लिए कहा जाता है। रियल लाइफ एप्लीकेशन का क्या मतलब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर रियल लाइफ एप्लीकेशन का मतलब समझ जाओ, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा रहता है, ये IAS में भी आता था इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कहा कि आपको कहाँ छोड़ दिया, हिमालय क्षेत्र में छोड़ दिया गया, और हिमालय क्षेत्र में आप छूटे, उसके बाद आपको हिमालय के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उसमें बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। तो प्रेरित किया गया, तो आप जब हिमालय के ऊंचे क्षेत्र में जाओगे तो हिमालय के कौन कौन से भाग आपको मिलेंगे, इसको क्रम से जमाइए। तो सबसे पहले नीचे वाला हिमालय में कौन सा हिमालय होता है, 4 लेवल याद है अगर हिमालय के याद होंगे तो? सबसे पहला शिवालिक, और शिवालिक के बाद कौन सा आता है, मध्य हिमालय। इसके बाद फिर कौन सा आता है, उसके बाद वृहद हिमालय। उसके बाद भी एक आता है आखिरी में, ट्रांस हिमालय। ये 4 लेवल आएंगे। तो क्या कहोगे, पहले नंबर पर क्या मिलेगा, शिवालिक, दूसरे में वृहद, तीसरे में क्या, नहीं दूसरे में मध्यम, तीसरे में वृहद, चौथे में ट्रांस हिमालय। अभी क्या है, प्रैक्टिकल चीज़ों को जोड़ दिया गया। आ रही बात? तो इस तरह के पीसा में टेस्ट होते हैं। उस तरह के टेस्ट में भारत में क्या किया था, भारत सरकार ने 2009 में क्या किया था, भागीदारी करी थी, और भारत के बच्चे वहाँ पर गए थे। और जब भारत के बच्चे गए तो उनको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए।
जब बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए तो भारत सरकार ने जानबूझ करके, अपनी बेइज्जती ना हो, सरकारों ने ये चालाकी कर दी कि हमारे कल्चर के अनुसार ये टेस्ट नहीं है, ऐसा कह करके पीसा की इन लोगों ने आलोचना कर दी। ठीक, और उसके बाद से 2009 के बाद से अभी तक के 2025 तक तो नहीं हुआ है, 25 तक में कोई भी भारतीय स्टूडेंट ने उसमें भागीदारी नहीं करी। इससे पता चलता है कि हमारी जो शिक्षा है वो हमारे डेली जीवन में काम नहीं आ रही है। अरे बात, तो ये पीसा रिपोर्ट में बात स्पष्ट हुई। क्लियर है? अगला आ जाओ, इसके बाद देखो यहाँ पर से, है ना, इसमें 2 वर्ड थे, क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है आलोचनात्मक समझ। ठीक है, किसी चीज़ को देख रहे हो तो उसकी अच्छाइयाँ बता सकते हो, उसकी बुराइयाँ बता सकते हो, उसका महत्व बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, उसमें अपना ओपिनियन दे सकते हो नहीं दे सकते हो। इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप नहीं होती है। इसलिए क्या होता है, जैसा बोलते हैं उसको क्या करते हैं वैसा वो ठीक ठीक मान लेते हैं। इसलिए देखा है ना, कहते, कई लोग कहते हैं कि तुम्हारी वो बुराई कर रहा था, ठीक बात है, तो ये नहीं देखते कि कौन बताने वाला कौन है। बताने वाला भी तुम्हारी बुराई कर, तुम्हारा दुश्मन है तो वो क्या करेगा, वो भी हो सकता है बुराई कर रहा हो, ये नहीं देखेगा। वो क्या देखेगा, उसको सही मान लेगा, कहेगा कि हाँ तू बोल रहा होगा तो सच में उसने बुराई किया होगा। अब ये क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है। ये थिंकिंग इनके पास डेवलप नहीं है। इसके अलावा क्या कहते हैं, लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन में पिछड़ जाते हैं। लॉजिकल का मतलब है तार्किक, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अभिव्यक्ति। ठीक है, कॉम्प्रिहेंड करना, अपने आप को क्या करना, अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त करने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर मेरे अंदर क्या अभिव्यक्ति आ रही है, मुझे कैसा लग रहा है, इसके बारे में अगर बोल करके बताना हो तो बहुत लोग नहीं बता पाते हैं। बहुत लोग अपने अंदर की फीलिंग बता ही नहीं पाते। तो क्या करते हैं, उधार के शब्द खोजते हैं और उधार के शब्द को लिख लेते हैं और फिर बोलते हैं। ठीक बात है, ये याद करके बोल देते हैं। या फिर याद करो, तुम 10वीं 12वीं में किए होगे, जिसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल पेपर होता है तो वाइवा होता है। तो वाइवा में क्या, जो याद है वही पूछेगा तो बता देंगे, उसके अलावा कुछ पूछेगा तो पता नहीं। ठीक बात है। तो जो हमारी अभिव्यक्ति है भीतर की, ये हम नहीं कर पाते। ऐसा कह रहा है कौन, ऐसा कह रहा है हमारा जो पीसा टेस्ट है, उसमें ये बात कही गई। आगे आते हैं, यूनिवर्सिटी आधारित शोध, छोटे शोध हुए हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च हुए हैं माइक्रो स्टडीज़ में। तो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च संस्थानों में किए गए सीमित क्षेत्रीय अध्ययन, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू टिस आदि में भी यह देखा गया है कि क्या देखा गया, 70% से अधिक छात्रों को ये नहीं सिखाया गया है कि पढ़ने की प्रभावी रणनीतियाँ क्या होती हैं। ठीक है, प्रभावी रणनीति। अब कहोगे पढ़ना और रणनीति बनाना क्या दोनों अलग अलग बातें हैं या एक ही बातें? अलग अलग बातें हैं कि एक ही बातें? अच्छा, रणनीति बनाना पहले होगा या पढ़ना पहले होगा? रणनीति बनाना पहले होगा, ठीक बात है। और रणनीति कैसे बनेगी? किसी भी चीज को पढ़ते हो तो रणनीति कैसे बनेगी उसको लेकर के? उद्देश्य के हिसाब से, बिल्कुल ठीक है। उद्देश्य क्या है हमारा? युद्ध में जाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है बताओ? जीत, यही तो उद्देश्य होता है, कैसे भी करके जीत हासिल करनी है। अब जीत हासिल करनी है तो क्या होगा, उसको जीतने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक रणनीति बनाना पड़ेगा। और रणनीति बनाएंगे तो ही हमको क्या मिलेगी, जीत मिलेगी। लेकिन यही गलती हम कहाँ से करते हैं, पढ़ाई के टाइम पे गलती करते हैं। इसके बिना हम क्या करते हैं, इसके बिना किसको शुरू कर देते हैं, इसको शुरू कर देते हैं। अरे भाई, पहले रणनीति तैयार होगा, उसके बाद ही क्या होगा, उसके बाद ये चीज़ तैयार होगा, पढ़ना। तो जब भी रणनीति के बिना पढ़ोगे उस पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं है, वो व्यर्थ जाएगा सीधा सीधा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई आपको जीतने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ये बात जब तक आपको क्लियर नहीं है तब तक आपका ये चीज़ क्लियर नहीं होगा, तब तक ये कोई भी मतलब का नहीं रह जाता। जैसे कल ही बताया मैंने कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या होना चाहिए, मतलब जीतने का जो रणनीति होगा वो क्या होगा कि मुझे क्या करना है, MCQs हल करने पड़ेंगे और इस MCQs को मैं हल करूँगा तो ही क्या होगा, मुझे जीत मिलेगा। अब ये MCQ ज़्यादा से ज़्यादा हल हो, ऐसी पढ़ने की क्या चाहिए मुझे, तकनीक चाहिए। तो क्या होगा, मैं MCQ ज़्यादा हल करूँगा तो अंततः परिणाम क्या होगा, मुझे जीत मिल जाएगी। यही ना मतलब हुआ इसका। लेकिन मान लो कि राइटिंग लिखने वाला एग्ज़ाम है, मान लो स्कूली बच्चे हैं तो उनको क्या होगा, याद कर करके जा करके लिखना है। लेकिन अब लिखना है तो क्या करना पड़ेगा,
हूबहू याद करना पड़ेगा, लेकिन क्या याद करने के बाद हूबहू लिखा जा सकता है? लिखाता ही नहीं है कभी भी। शतावधानी व्यक्ति होते हैं कुछ लोग जो सेम टू लिख सकते हैं, ठीक बात है, लेकिन सारे लोग के तो ऐसा होता नहीं है। तब क्या करोगे? तब वैसी जगह पर क्या करना पड़ेगा? पढ़ना तो पड़ेगा ही, पहले से लिख करके भी देखना पड़ेगा। और जब लिख करके देखे रहोगे, चेक कराए रहोगे क्या कमी हुआ है, उसके आधार पर फिर क्या होगा, बार बार लिखने के कारण तुम एग्जाम में भी क्या करोगे, रणनीति के टाइम पर तुम क्या कर पाओगे, लेखन कर पाओगे। और जब लेखन कर पाओगे इसका परिणाम क्या होगा, जीत मिलेगी। आ रही बात? तो कहने का मतलब है कि पढ़ने की प्रभावी रणनीतियाँ, दिखाई दिया इसमें लाइन लिखा है, प्रभावी रणनीति हमें नहीं आती है। और बिना रणनीति के परिणाम मतलब क्या हो गया, आप जीत से दूर हो गए। ठीक, हमेशा जानना, हारे हो कहीं पर तो हार का क्या होता है कारण। हम लोग बहुत सारे चीज़ खोजते हैं, दूसरे को बोलते हैं कि तुम्हारे कारण मैं हारा हूँ, उसको बोलते हैं कि तुम्हारे कारण हारा हूँ, परिस्थितियाँ ऐसी हो गई इसलिए हारा हूँ। लेकिन हारने का सबसे बड़ा और फॉरमोस्ट कारण कौन सा होता है हमारे पास? हारने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, हमने कोई भी रणनीति नहीं बनाई जो समझ पर आधारित हो। और हार रहे हैं और फिर दोबारा कर रहे हो, फिर हार रहे हैं, इसका मतलब क्या कि जो हार का हमारा कारण था वो हमें समझ में नहीं आया। और सबसे बड़ा कारण यही कि रणनीति ही नहीं बनाया, तो फिर कहाँ से समझ आएगी? आगे बात समझ। मैंने क्लास शुरू किया तो आज अचानक तो शुरू नहीं किया, 1 महीने तक के तैयार करता रहा नोट्स, और तैयार करने के बाद फिर शुरू किया। इसका मतलब मैंने क्या किया, पहले क्या बनाया, रणनीति, और उस रणनीति को अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। आया बात समझ में? इसलिए पहले नंबर पर रणनीति आएगी, दूसरे नंबर पर पढ़ना आएगा, याद रखना। और बिना रणनीति के पढ़ रहे हो मतलब आप इसके बिना पढ़ना शुरू कर रहे हो। अगर आप वैसा पढ़ते हो कि गए घर और उसके बाद बस्ता निकाले, उसके बाद फिर सीधा शुरू कर दिए, पुस्तक निकाले और शुरू कर दिए पढ़ना, तब मतलब का ये नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई यहाँ पर से, उद्देश्य, दूसरे नंबर पर रणनीति, तीसरे नंबर पर पढ़ना। ठीक बात है। अगर 2 पॉइंट और उधर के जोड़ दिए जाएँ तो कौन कौन सा आ जाएगा, एक आ जाएगा समझ और एक आ जाएगी तकनीकी। ये 5 चीज़ें वही दिखाई दी है, ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखना। ठीक, अब पढ़ने की रणनीति तैयार करने के लिए मैंने क्या दिया है, देखो ना, उसमें एक गोल पोस्ट दिया हुआ है, देखा, गोल पोस्टर दिया हुआ है, देखो गोल पोस्टर मिला, ये इस तरह का दिखेगा, वो गोल पोस्टर दिखाई दिया। इस गोल पोस्टर में ऊपर 4 गोल लगा दिए हैं। ठीक है, ये 4 गोल में लिख करके रखना कि मुझे ये काम करना है, ये मेरा उद्देश्य है। अब कहोगे 4 ठो दिया हुआ है, 4 ठो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि 4 काम करने पड़ेंगे, पढ़ना तो एक है ही है, दूसरा क्या होगा, उस डे में जो अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं उस पूरे दिन में उसको भी करना है, ये दूसरा हो सकता है। तीसरा अगर रिश्तेदारी वगैरह कुछ है, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारी, तो वो हो सकता है। चौथा और कोई तुम्हारा हो तो, हालांकि एक ही उद्देश्य रखोगे तब भी चल जाएगा। तो उद्देश्य इसमें भर लेना कि क्या है तुम्हारा उद्देश्य। ठीक है, इसके बाद देखो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्या होगी, डेली हैबिट्स लिखा हुआ है, डेली हैबिट्स। अब ये डेली हैबिट्स किसके अनुसार होंगी, रणनीति के अनुसार होंगी। ठीक बात है। अब रणनीति में उदाहरण के लिए एमसीक्यू है, और एमसीक्यू में डेली अगर मैं इस डेली हैबिट में एमसीक्यू को शामिल ना करूं, क्या मैं जीतूंगा? नहीं जीत सकता ना। मुझे संख्या निर्धारित करनी पड़ेगी, फलाना विषय का 1 हफ्ते तक के क्या करना है, रोज एमसीक्यू हल करना है। अभी क्या हो गया, मेरा ये डेली टास्क हो गया, तो ये डेली हो गया। इसके अलावा 3-4 बातें और कर सकते हो उसमें। इसके अलावा क्या होगा, लॉन्ग टर्म गोल्स है। लॉन्ग टर्म गोल्स मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ऊपर तो एक गोल आपने बनाया है अभी इसके अनुसार, अब लॉन्ग टर्म गोल वो प्राप्त करने के बाद क्या करना है, फिर वो प्राप्त करने के बाद क्या करना है, फिर क्या करना है। मान लो एक बार में डिप्टी कलेक्टर सोचे थे, लेकिन क्या मिल गया, तहसीलदार ही मिला। ठीक बात है, तहसीलदार मिला तो फिर क्या सोचेगा, डिप्टी कलेक्टर करना है, फिर उसके बाद डिप्टी कलेक्टर मिल गया तो फिर आईएएस करना है। इस तरीके से बड़े गोल्स रखने पड़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पर कहोगे सर बड़े गोल रखना क्यों जरूरी है, वो देखो छोटा गोल ही थी तो बहुत बड़ा लगने लग जाएगा। उनको लगा अरे अभी भाई आगे गोल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहला ये वाला गोल है इसको मैं पार करूँ तब उसको करना है। तो बड़े गोल की बड़ी चिंताएं क्या होंगी, छोटे गोल के लिए मेहनत बढ़ा देंगे, तो जरूरी। आगे देखो शॉर्ट टर्म गोल्स और भी अगर हैं छोटे मोटे तो वो भी साइड में लिखा जा सकता है। ठीक है, और उसको चिपका लेने हैं अपने। ठीक, ये गोल पोस्ट तुम्हारे काम में आएगी, गोल पोस्ट से। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर क्लियर हुआ बात। यहाँ पर यूनिवर्सिटी आधारित शोध ने क्या किया कि हमारे यहाँ
क्या नहीं है हमारे पास, पढ़ने की प्रभावी रणनीतियाँ क्या होती है हमको नहीं पता। इसमें क्या क्या रणनीतियाँ हैं, एक्टिव रिकॉल टेक्निक ये मैं सिखाऊंगा, स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक ये मैं सिखाऊंगा, माइंड मैपिंग ये भी मैं इसको सिखाऊंगा। तो ये सब क्या है, रणनीतियाँ हैं पढ़ने की, ठीक है, जिसमें याद करने की भी चीज़ें शामिल में होती हैं। आ रही बात, ये समझेंगे। आगे देखो, अधिकांश छात्र केवल नोट्स रटना या हाईलाइट करना ही पढ़ाई समझते हैं, ये है कि नहीं। रटना या तो क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, वही हो गई पढ़ाई। नहीं, वही बस तो है नहीं, जिसे आधुनिक रिसर्च कम प्रभावी तकनीक मानती है। तो एक बात स्पष्ट हुआ, आधुनिक रिसर्च में ये एकदम कम प्रभावी तकनीक है, काम की ही नहीं है, ऐसा है। मतलब भले कुछ लोगों के लिए काम हो जाएगी, लेकिन ध्यान से देखोगे जिनको कंपटीशन में बहुत आगे जाना है उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं रह जाती एक टाइम तक। ठीक, तो निष्कर्ष में बात क्या आई, निष्कर्ष में बात यह है कि सटीक प्रतिशत में कोई निश्चित डेटा नहीं है जो ये कहे कि खालिस्तान प्रतिशत छात्र पढ़ने की सही विधि नहीं जानते, लेकिन शोध और रिपोर्ट से स्पष्ट करती है कि 60 से 80%, यही मेन निष्कर्ष, 60 से 80% छात्र पढ़ने की सही तकनीकों से अनजान हैं और पारंपरिक और अप्रभावी तकनीकों पर निर्भर रहते हैं। दिखाई दिया, किस पर निर्भर रहते हैं भाई, पारंपरिक अप्रभावी तकनीकों पर, तरीकों पर निर्भर रहते हैं। दिखाई दिया स्पष्ट तौर पर। ये था हमारा पहला पेज, है ना। सेकंड नंबर पर देखोगे, उधर दूसरी ओर देखोगे, यहाँ पर क्या बातें कह रहे हैं, समाधान के रूप में क्या किया जा रहा है। क्या सरकार ने कुछ नहीं किया इसको लेकर के, कुछ किया है, ठीक है। क्या किया, देखो NEP बनाया, यानी 2020 का नई शिक्षा नीति, जिसमें पढ़ने की समझ, फाउंडेशन लिटरेसी और स्किल बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया गया है। अब पढ़ने की समझ ये लिख तो दिया इसमें, लेकिन पढ़ने की समझ के लिए लोग जो भी कर रहे हैं, नई वाली NCERT भी देख लो और नई वाली इनकी शिक्षा नीति के तहत जो काम ये लोग लागू करेंगे वो भी देख लो, उसमें कहीं पर भी पढ़ने की तकनीक का उल्लेख आया ही नहीं, कहीं पर नहीं आया। फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब होता है कि जिस क्लास के लेवल पर जो चीज़ें बनाई गई हैं उसमें छात्र कम से कम 70% चीज़ों को सीख पाता हो तो ही उसको माना जाता है कि वो फाउंडेशन लिटरेसी है। मान लो कि मुझे ये पहली क्लास पढ़ाया जा रहा है और पहली क्लास में जो भी सिलेबस में रखा गया है उसमें अगर 70% चीज़ें मुझे नहीं आती, इसका मतलब मुझे फेल करके दोबारा उसमें पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, थोड़ा भी आता है, 10% भी आता है तो क्या करते हैं, वो ज़बरदस्ती पास करके दूसरा कर डाल, दूसरा से तीसरा डाल देते हैं, चौथा डाल, तो फाउंडेशनल लिटरेसी थोड़ी आएगी। ये कोशिश की गई कि फाउंडेशनल लिटरेसी को मेंटेन करें, लेकिन सरकारी जगहों में तो ये होता ही नहीं है। प्राइवेट में थोड़ा बहुत हो भी जाता हो, सरकारी बिल्कुल नहीं है। आगे क्या है, स्किल बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। अब स्किल बेस्ड लर्निंग में पढ़ने का स्किल नहीं, कौन सा स्किल, कहीं पर गाड़ी चलाने की स्किल है, कहीं पर कंप्यूटर चलाने की स्किल है, तो कहीं पर और है कि बागवानी फसल की कोई स्किल है, इस तरह की स्किल देने की बात है, ठीक है। आगे आते हैं, इसके बाद फिर देखो, जिज्ञासा, दीक्षा ऐप और FNP मिशन जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म भी अब कैसे पढ़ें सिखाने पर काम कर रहे हैं। ये तीनों प्लेटफॉर्म मैंने देखा है, ठीक है। जिज्ञासा में जाओगे ना तो क्या है, टीचर्स को बताता है वो कि कैसे पढ़ाए कोई टीचर, ठीक है। दूसरा वाला है दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप में क्या करते हैं, ये तुमने भी देखा होगा, इग्नू के जो नोट्स वगैरह होते हैं वो फ्री में अवेलेबल होते हैं, और इग्नू के क्या है, इग्नू के बहुत सारे वीडियोस हैं वो भी फ्री में अवेलेबल हैं। तो ये करवाया गया है इसके तहत, है ना। ज्ञान दर्शन जानते होगे, एक चैनल होता था ज्ञान दर्शन, जो किसका होता था, वो दूरदर्शन का आता था, उसी के तहत अवेलेबल कराया गया। इसके अलावा FLN मिशन, FLN मिशन जो है वो अभी तक के ढंग से लागू नहीं हुआ है। तो ध्यान से देखो, जिज्ञासा और दीक्षा, इस पर कोई काम सरकार ने नहीं किया। अपना पीठ भले थपथपाया इन लोगों ने, बस दिखाने की कोशिश की कि हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आगे देखो, लेकिन इनका प्रभाव अभी सीमित है। जमीनी स्तर पर अभी भी ज़रूरत है शिक्षक, कोचिंग संस्थान और अभिभावक मिलकर सही अध्ययन विधियां सिखाएं, तो ही इस समस्या का प्रभावी हल निकाला जा सकता है। देख रहे हो, अभी तीनों को कह रहे हैं, शिक्षकों को, कोचिंग संस्थानों को और अभिभावकों को। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है। आगे देखो, लास्ट में मैंने लिख दिया था ये, मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस कोर्स का अधिकतम लाभ उठाएं, कुछ भी हो जाए, विपरीत परिस्थिति हो तो क्लास छोड़ें, अन्यथा जहां तक हो सके कोई भी क्लास मिस ना करें।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि दृढ़तापूर्वक कोर्स की बातों का पालन किया गया तो आपको एक अच्छा अध्येता, प्रतियोगी, अध्यवसायी बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा दावा है, ठीक है। अच्छा पढ़ने वाला तुम बनोगे, अच्छा प्रतियोगी बन जाओगे, और अध्यवसायी कहने का मतलब किसी काम को पकड़ोगे तो तब तक करते रहोगे जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता। इस तरह के व्यक्ति बनोगे, ठीक। तो ये था पूरा का पूरा अपना इंट्रो वाला मॉड्यूल। इंट्रो वाले मॉड्यूल में ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक। तो क्या हमने समझा इन बातों से, ठीक है। तो पुरानी रिपोर्ट्स और जो हमारी कमियां बताई गई हैं वर्ल्ड लेवल पर भी और भारत के लेवल पर भी, वो क्या है? पहला तो ये है कि वो पढ़ने का उद्देश्य ही नहीं पता, पढ़ने की रणनीति नहीं पता, पढ़ना ही नहीं पता, ठीक। तो इन्हीं चीज़ों पर हमको क्या करना पड़ेगा? सुधार करना पड़ेगा। ये बातें हमको स्पष्ट तौर पर समझनी है। और ये ओवरऑल डेवलपमेंट है, पूरा का पूरा डेवलपमेंट है। कुछ भी तैयारी करते रहो, मुझे बताओ, पढ़ने का उद्देश्य तो होगा ही ना वहाँ पर। कुछ भी तैयारी करो, मनोरंजन के लिए क्यों ना पढ़ रहे हो, तब भी वहाँ पर उद्देश्य होगा, ठीक। इसके अलावा उसको भी रणनीतियाँ भी होंगी कि मनोरंजन में ज़्यादा मजा आए। कहीं घूमने जाते हो तो कब मज़ा आता है? जब प्लान बना के जाते हो तब तो मज़ा आता है। वो भी एक रणनीति ही तो है कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, कि फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के जाना है, कि ठंड है तो गर्म कपड़े लेकर के जाना, ये भी तो रणनीति है। तो वो रणनीतियाँ। इसके अलावा पढ़ने की सही तकनीक, ये चीज़ अगर हम जान जाएं और समझ को ले लें तो क्या हो पाएगा? तो सच में जो भी तैयारी हम कर रहे हैं उसमें हम कमाल कर जाएंगे। अपने उद्देश्य, जिस भी उद्देश्य से उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। आया क्लियर तरीके से? तो ये हो गया हमारा मॉड्यूल नंबर 0, या कह सकते हो उसको फ्री मॉड्यूल। ये हमने पूरा कर दिया हुआ है। अब तुमको लगता है कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसमें महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ।